प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 17 हम लोग पढ़ रहे हैं। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग हेलोजन फैमिली की सारी केमिकल रिएक्शंस खत्म कर दें। इफ यू गाइस रिमेंबर, हम लोगों ने, प्यारे बच्चों ने, मेरे पिछले वीडियो में क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल प्रॉपर्टी इनफैक्ट स्टार्ट कर दी थी पिछले वाले वीडियो में, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर पढ़ी थी। फिर पिछले वीडियो में हम लोगों ने रीजंस पढ़े थे कि क्यों हेलोजन इतनी अच्छी और इतनी प्यारी रिएक्टिविटी करता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ने रिएक्शन देखी थी हेलोजन फैमिली की हाइड्रोजन के साथ और उसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ हेलोजन्स। एंड गाइस, आज के वीडियो में हम लोग हमारी सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे, दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यानी हम लोग यहां पर यह देखने वाले हैं कि कैसे आपके हेलोजन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो गाइस, यहां पर मैं आपको बता दूं दैट ऑल हेलोजन्स reacts with oxygen to form multiple oxides. I repeat, multiple oxides, यानी कि यहां पर कोई फिक्स नहीं है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में हाइड्राइड्स देखे थे, फ्लोरीन कैसा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था? HF, क्लोरीन HCl। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर कोई क्लोरीन एक प्रकार का ऑक्साइड नहीं बनाएगा, वो अलग अलग टाइप के ऑक्साइड बनाएगा। देयरफॉर मल्टीपल ऑक्साइड्स, दैट इज that is halogens may have different or we can say multiple oxidation states इन ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के अंदर इनकी क्या हो सकती है प्यारे बच्चों? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई दिक्कत? सबसे पहले हम सबसे बड़े नमूने हमारे फ्लोरीन की बात करते हैं, उसके बाद मैं बाकी सब की आपको डिटेल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे कि जो फ्लोरीन अंकल है हमारे, ये फ्लोरीन अंकल किस प्रकार से, किस टाइप से हेलोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे दैट फ्लोरीन फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, F2O एंड F2O2। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और यहां पर +1, देयरफॉर ये फ्लोरीन पेरोक्साइड होगा। क्या बोलेंगे इसको? फ्लोरीन पेरोक्साइड। क्या ये बात समझ में आ गई? तो फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। फ्लोरीन सिर्फ 2 प्रकार के ऑक्साइड्स फ्लोरीन सिर्फ 2 टाइप के कंपाउंड्स बनाएगा। एंड सारे प्यारे बच्चे स्टार बना के एक पॉइंट लिखेंगे दैट दीज आर नॉट कॉल्ड एज ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। प्यारे बच्चों, क्या लिखा मैंने? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यह पढ़ाया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था, आपने ये भी पढ़ा होगा। ये सब क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड्स। ये सब क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्यों कहलाते हैं? जो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए उसे ऑक्साइड बोलते हैं। गलत, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। ये डेफिनेशन कंप्लीट कब होगी मैं आपको बताता हूं। वो सारे एलिमेंट्स जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन तो होते हैं, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑक्सीजन से कम हो, उन कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स कहते हैं। अब हम जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों मेंशन नहीं करते? क्योंकि दुनिया में सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, सिवाय एक के। किसके? फ्लोरीन के। तो प्यारे बच्चों, ऑक्साइड्स उन कंपाउंड्स को बोला जाता है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना ले और उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम हो।
वेरी गुड। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे मोटे गुल्लू मुल्लू बच्चों, यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नो डाउट ऑक्सीजन से ज्यादा, इसलिए इसने -1 चार्ज ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसीलिए सब स्टार बना के लिखेंगे, देयरफॉर F2O and F2O2 are called as fluorides of oxygen। समझ रहे हो क्या आप? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? यहां पर ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन नहीं, फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा। समझ गए? बाकी सारे एलिमेंट, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप अगर मान लो एक बहुत बड़े सुपरस्टार से मिले, मान लो आप इंडिया के प्रेसिडेंट या चलो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से आप मिल रहे हो, हमारे मोदी जी से आप मिलने गए हो, तो आपके लिए प्रिविलेज की बात है कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हो। भाई अब ठीक है, वो अपनी अपनी पसंद है, लेकिन आप उनसे मिल रहे हो, एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है। चलो और अच्छा एग्जाम्पल, अगर आपको कभी, वैसे तो अब नहीं रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, लेकिन अगर आपको कभी उनसे मिलने का मौका मिलता तो आप कैसे रहते हो? अरे बाप रे, एपीजे अब्दुल कलाम सर से हमें मिलने का मौका मिला, अरे बाप रे कितनी बड़ी बात है। तब आप क्या महसूस करते? गर्व। आप एपीजे अब्दुल कलाम से मिले, समझ रहे हो? तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, यानी यहां पर सल्फर, नाइट्रोजन, इन सब एलिमेंट के लिए ऑक्सीजन से कंबाइन होना गर्व की बात है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ रहे हो? कोई बात। लेकिन अब आप मेरी बात मानो, अगर मुझे महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का मौका मिल जाए तो अब ये मेरे लिए गर्व की बात हो गई। भले ही मैं एक टीचर हूं, मेरे काफी सारे छोटे छोटे बच्चे, गुल्लू मुल्लू बच्चे मेरे से मिलने पर बहुत खुश होंगे कि हम मृत्युंजय सर से मिले, अच्छे टीचर हैं, तो वो आपको खुशी देगा। लेकिन अगर मैं एमएस धोनी से मिलूं तो वो मुझे खुशी देगा, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा फेमस, मेरे से ज्यादा बड़ा है। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन से जब उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेंगे तो वो सब ऑक्साइड्स कहलाएंगे, क्योंकि वहां ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन यहां पर ये दोनों कंपाउंड्स ऑक्साइड्स नहीं, क्या कहलाएंगे? फ्लोराइड्स। क्यों फ्लोराइड्स कहलाएंगे? क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमेशा ध्यान रखना, दीज आर ऑलवेज कॉल्ड एज फ्लोराइड्स। क्या बोलते हैं? फ्लोराइड्स। और किसके फ्लोराइड्स हैं? ऑक्सीजन के। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट? एंड व्हाई इट इज सो? व्हाई इट इज सो? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? अरे मेरे प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चों, मेरे प्याले प्याले बच्चों, क्या क्लियर हो गया? चलिए एक बात और सुनिए, F2O इज क्वाइट स्टेबल, ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फ्लोराइड है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर, या ऐसा कौन सा ऑक्सीजन का फ्लोराइड है, रिमेंबर मेरे जो वर्ड्स है उसको ध्यान से सुनो, ऐसा कौन सा ऑक्सीजन का फ्लोराइड है जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, क्या नाम लिखोगे? F2O। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं किसी को ऑक्सीजन दे दूं तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। अगर मैं किसी को ऑक्सीजन दे दूं तो वो क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीडाइज। दूसरा कॉन्सेप्ट, किसी के ऑक्सीडेशन होने के पीछे क्या लॉजिक होता है? कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए। अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है और ज्यादा प्लस में आता जा रहा है, हम बोलेंगे वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अभी तक आप लोगों के लिए ऑक्सीजन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, लेकिन अब ऑक्सीजन का दादा कौन? फ्लोरीन। मतलब ऑक्सीजन कौन है? अपना पूरा मिर्जापुर ऑपरेट कर रहा है कौन? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन का बाप कौन? फ्लोरीन, जो उसके पहले ऑपरेट करता था। लेकिन फ्लोरीन ने काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि फ्लोरीन चुप बैठेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन है, बाप बाप है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, भले ही पूरा नाम ऑक्सीजन के ऊपर हो। ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड, लेकिन सबसे बेस्ट ऑक्सीडेशन कौन करेगा? फ्लोरीन। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो आपका F2O2 होता है इज अ वेरी
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, अब इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। कौन सा एजेंट, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। और फ्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब जो क्या करे, जो फ्लोरीन को डोनेट करे एंड ऑक्सीडाइज भी करे सामने वाले को। यानी ये ऑक्सीडाइज तो करेगा ही करेगा, कैसे करेगा, फ्लोरीन देके। क्या करेगा, फ्लोरीन दे के ऑक्सीडाइज करेगा। तो F2O2 एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। ये अपना फ्लोरीन सामने वाले को डोनेट कर देगा, और जब उसको फ्लोरीन डोनेट करेगा तो फ्लोरीन डोनेट करने के साथ साथ उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज भी करेगा। जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में और बात करता हूं। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। मैं क्या बताना चाह रहा हूं एक बार आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं। देखो, कई ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। कई ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन हो रहा होता है और रिएक्शन हो रही होती है। उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है प्लूटोनियम। क्या होता है, प्लूटोनियम। और बेटा प्लूटोनियम समवॉट अनवांटेड होता है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर प्लूटोनियम इज समवॉट अनवांटेड, ये जबरदस्ती में आ जाता है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि वक्त वक्त पर, समय समय पर इस प्लूटोनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर निकालते रहे। तो भैया प्लूटोनियम तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर से हाथ डाल के थोड़ी निकाल देंगे, ए प्लूटोनियम क्या कर रहा है अंदर, हट, ऐसा थोड़ी कर सकते हो। तो इसके लिए आप इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या ऐड कर दोगे, F2O2। तो प्लूटोनियम को, जो तुम्हारा F2O2 है, ये प्लूटोनियम को काय में कन्वर्ट कर देगा, PuF6 के अंदर। अब जब प्लूटोनियम नॉर्मल फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहा होगा, 0। अब कितना हो जाएगा, +6। तो देखो 0 मार्क्स थे पहले, अब 6 मार्क्स हो गए प्लस में, तो सब घर वाले खुश। मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज, यानी प्लूटोनियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसकी वजह से, फ्लोरीन की वजह से। और O2F2 ने क्या करा, फ्लोरीन डोनेट कर दिया, इसलिए ये क्या बन गया, एक बहुत अच्छा फ्लोरीनेटिंग एजेंट। एक बहुत अच्छा फ्लोरीनेटिंग एजेंट हो गया एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने इसको ऑक्सीडाइज भी कर दिया, और अब ये रिमूव हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और आपकी रिएक्शन बढ़िया चकाचक चलती रहती है। तो आप समझ गए, ये है F2O2 की खासियत, कि F2O2 क्या एक बहुत अच्छा फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। जो इसके सामने आएगा उसको फ्लोरीन डोनेट कर देगा, और जब फ्लोरीन उसके पास जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, एंड प्लस चार्ज होने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। चलिए इतने का स्क्रीनशॉट जरा फटाफट लो, 1 2 और 3 खुचुक। और मेरा प्यारे 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 हापुसामो, क्या तुम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? अगर नहीं लिया तो पीछे वीडियो को करके ले लेना हाथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, कि पहले कौन कितना और कैसा कैसा, कौन कितना और कैसा कैसा ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चलो चले, ठीक है चलो। तो हाँ चलिए, तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में चलते हैं, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7। तो अब आपको यहां पर क्लियर हो ही गया होगा कि इतने सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, इतने सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें कि मैंने +2, +3 जबरदस्ती बना दिया है। अगर हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि +1 के बाद सीधे +4, +5, +6, +7। चलो देखते हैं कौन सा कैसे बनता है। अगर फ्लोरीन की बात करें
तो फ्लोरीन F2O एंड F2O2 ये दोनों वाले केस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फ्लोराइड्स बनाता है, बाकी ये इनमें से कोई भी नहीं। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती। ठीक है, अगर अपन बात करें +1 की, तो यहां पर आपको मिलेगा Cl2O, यहां पर आपको मिलेगा Br2O। ठीक प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए, इसका अगर अपन बात करें +4 की, तो इट इज ClO2, इट इज Br2। आयोडीन बड़ा एटॉमिक साइज होने की वजह से, मोटू मोटू होने की वजह से BrO2 या ClO2 जैसा अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो I2O4 के टाइप से एग्जिस्ट करता है, मतलब डाइमर बना के। आप चाहें तो आप इसे IO2 जैसा याद कर सकते हैं, लेकिन IO2 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। तो पड़ोसी IO2 का, यानी इस IO2 के पास में एक और IO2 होगा, तो ये इनको क्या करेंगे, पोलराइज करके जुड़ जाएंगे, तो ये I2O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर अपन बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन अकेला एक और बनाता है, दैट इज I2O5। I2O5 जो कि क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं बनाते। फ्लोरीन का तो मामला खत्म ही हो गया है। यहां पर ClO3 और BrO3 एग्जिस्ट करते हैं, बहुत कम, बहुत रेयरली, पर एग्जिस्ट करते हैं। और क्लोरीन एक और कंपाउंड बनाता है Cl2O7, जो और कोई नहीं बनाता। तो इस टेबल से आपके सामने एक बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन 1, 2, 3 और 4 टाइप के ऑक्साइड्स बना रहा है। वहीं ब्रोमीन 2 तरीके के, वैसे तो 3 तरीके के, बट कुछ बुक्स इसे कंसीडर नहीं करती बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली रेयर, लेकिन एनसीईआरटी कर रही है, मतलब हमें इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। ब्रोमीन 3, आयोडीन 2 और फ्लोरीन भी 2। तो इस हिसाब से अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा हेलोजन है जो सबसे ज्यादा टाइप के ऑक्साइड बनाता है, तो आप किसका नाम लिखेंगे? क्लोरीन अंकल का आप लोग नाम लिखेंगे, एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए इस टेबल को ड्रॉ कर लो फटाफट से अपनी बुक्स में, फटाफट इस टेबल को ड्रॉ करो। अरे मेरा प्यार प्यार छोटे छोटे चुन्न मुन्न बच्चे, हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, तो अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखे, क्या हम इसे रब कर दें? चलो बहुत बढ़िया, मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ऑक्साइड्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को किसी भी तरीके की। चलिए, तो अगर अपन बात करें, यहां पर आयोडीन लिख देता हूं मैं। ठीक है, नाउ इफ वी डोंट टॉक अबाउट फ्लोरीन, क्योंकि हम फ्लोरीन की बात कर चुके हैं, तो आपने देखा, मैं इसको भी रब कर ही देता हूं, कि ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रेंजेस बिटवीन +1 to +7। ऑक्साइड्स आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में रेंज कर रहे हैं। दूसरी खास बात प्यारे बच्चों, ऑल दीज ऑक्साइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, ऑल दीज ऑक्साइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी आपके ऑक्साइड्स होते हैं, ये सब कैसे होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। इनफैक्ट दे आर पोलर इन नेचर ऑल्सो, दे आर पोलर इन नेचर। बेटा पोलर इन नेचर क्यों होंगे? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं क्लोरीन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ऑक्सीजन, इसलिए हम लोग इनके ऑक्साइड्स को कैसा कंसीडर करेंगे? कोवेलेंट तो कंसीडर करेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? पोलर भी कंसीडर करेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आप क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते हो इनका साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से इनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी?
आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से, आयोडीन के अंदर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाने की वजह से, पहला तो इसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कोई काम का नहीं रहता। दूसरा, इसके अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, तो इसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में इंटरैक्शन खत्म हो जाता है। तो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कोई पड़ोसी एटम जिसका साइज छोटा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसका न्यूक्लियस पावरफुल है, वो क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच सकता है। इस वजह से इस आयोडीन का शेप अब कुछ अंडे जैसा हो जाएगा। अब इसके आयोडीन का शेप कुछ अंडे जैसा हो जाएगा, मतलब अंदर के शेल्स तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो वैलेंस शेल है ये उस एटम की तरफ खिंच जाएगा। तो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को किसी और एटम के पास जाने देना और अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट हो जाने देना, बिखर जाने देना, उसके शेप को अंडे जैसा हो जाने देना, इस कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी। इसको ही क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। तो प्यारे बच्चों, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, और मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो वेंडर वॉल फोर्स बढ़ जाते हैं। मतलब फिर ये एटम पड़ोसी एटम के साथ, ये आयोडीन पड़ोसी मॉलिक्यूल्स के साथ वेंडर वॉल फोर्स बना लेता है, क्योंकि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, आप समझना, जैसे मान लो आयोडीन जुड़ा हुआ है किसी एक्स नाम के एटम से, एक्स का नेगेटिव चार्ज है, आयोडीन पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये पोलराइज हो गया। आई मैंने बताया एक्स गोल रहेगा और आयोडीन का शेप अंडे जैसा हो जाएगा। तो आप देखो आयोडीन का न्यूक्लियस इस कोने पर आ गया, तो ये कोना पॉजिटिव हो जाएगा। अब मान लो दूसरा एटम आया, दूसरा एक मॉलिक्यूल आया, ये ऐसा ही मॉलिक्यूल आ गया, तो ये अभी भी नेगेटिव है और ये आयोडीन पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव एटम इस पॉजिटिव आयोडीन के साथ भी तो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बना सकता है। तो इसीलिए जितना ज्यादा एटम पोलराइजेबल होगा उतना ज्यादा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो वेंडर वॉल फोर्स बना सकेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ज्यादा पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से हम लोग यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, दैट ऑन गोइंग टूवर्ड्स आयोडीन polar nature increases, polar nature of oxides increases, ऑक्साइड्स का पोलर नेचर बढ़ता जाता है क्योंकि आयोडीन उतना ज्यादा पोलराइजेबल हो जाता है। एंड देयरफॉर आयोडीन ऑक्साइड्स आर मोस्ट स्टेबल, इसीलिए यह बोला जाता है कि आयोडीन के ऑक्साइड्स सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। आयोडीन के ऑक्साइड्स सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग स्टार बना के नोट करेंगे। आप लोगों को जेई वगैरह जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है कि किसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। तो आप बोलेंगे हमारे आयोडीन का ऑक्साइड जो है वो सबसे 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 ज्यादा स्टेबल है। तो फिर आयोडीन के बाद सर कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन ऑक्साइड्स आर नेक्स्ट मोस्ट स्टेबल। इसका क्या रीजन होगा? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड, यानी क्लोरीन क्या कर सकता है? छोटा होने की वजह से पी पाई यानी कि पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड बना सकता है। याद करो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था एटम जितना छोटा होगा और अगर उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो वो पी पाई बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपका एटम बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। एंड क्या बोला मैंने? एटम बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए एंड उसके पास में वेकेंट पी ऑर्बिटल की जगह होनी चाहिए। तो क्लोरीन इसमें परफेक्ट है। क्लोरीन छोटा भी है क्योंकि आपने देखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका काफी अच्छा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसकी फ्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव है, मतलब साइज छोटा है, और वेकेंट पी ऑर्बिटल भी है, इसलिए क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है वक्त आने पर। समझ गए? तो आयोडीन के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल किसके ऑक्साइड्स होंगे? क्लोरीन के। रीजन पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सर ब्रोमीन बेचारा टिकटॉक हो गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना तो इतना बड़ा है साइज में कि पोलराइजेबल हो सके
और ना इतना छोटा है साइज में कि पाई बॉन्ड बना सके, तो वो बेचारा ना इधर का ना उधर का टिकटॉक वाला बन के रह गया। यानी कि अब सबसे लीस्ट स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो वो किसकी होगी? ब्रोमीन की। तो मैं काम करता हूं ये वाला पॉइंट यहां पे रब करके यहां ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको एक साथ सारा स्क्रीनशॉट मिल जाए। इसको एक काम करो, इसको बोल दो फर्स्ट पॉइंट, इसको बोल दो सेकंड पॉइंट, इसको आप लिख लीजिएगा थर्ड पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा फोर्थ पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा फिफ्थ पॉइंट, एंड दिस इज योर सिक्स्थ पॉइंट, दैट ब्रोमीन is neither too large to get polarized, neither nor too small to form p-pi bonds. Hence its ऑक्साइड्स आर लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो आप यहां पर मैं आपको बनवा देता हूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल क्लोरीन, नहीं सॉरी आयोडीन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आपके ऑक्साइड्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन हो गया। 6 पॉइंट फटाफट से अच्छे तरीके से नोट कर लो, फिर चलते हैं थोड़ा 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 आगे। नोट करो, हो गया? कूल गाइस, बहुत बढ़िया, चलो शानदार। अब थोड़ी सी और हेलाइड्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेलाइड्स नहीं सॉरी, ऑक्साइड्स के बारे में छोटी मोटी बातें जो आपको पॉइंट वाइज याद रखनी है। कभी किसी ने उठ के पूछ लिया तो आप उसके मुंह पर एक सॉलिड जवाब मार सकते हैं। पहला बात, आपके क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्साइड्स पड़े थे? Cl2O, ClO2, ClO3, या ClO3 को कुछ कुछ किताबें क्या लिखती है? Cl2O6। भाई वही डाइमर वाला केस है, तो ये यूजुअली कैसे एग्जिस्ट करता है? डाइमर फॉर्म में। एंड Cl2O7, दे ऑल आर हाईली रिएक्टिव, दे ऑल आर हाईली रिएक्टिव एंड एक्सप्लोजिव। रिएक्टिव के साथ साथ कैसे होते हैं? एक्सप्लोजिव। इतना खतरनाक एक्सप्लोजन के साथ रिएक्ट करते हैं जिसकी कोई जवाब नहीं। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये जो ClO2 है, आप देखो एक क्लोरीन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़कर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। हम लोगों ने हेलोजन की +1, +3, +5 और +7 स्टेट देखी थी। कहीं से कहीं तक +4 का जिक्र नहीं था। मतलब इस कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बना है जो जबरदस्ती बनाया गया हो। समझ रहे हो आप लोग बात को? तो इस वाले केस में ये क्लोरीन पूरी कोशिश करेगा इस ऑक्सीजन को छोड़ने की। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो ClO2 होता है इज अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट। ये एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है एंड इज यूज्ड इन, भाई ब्लीच कहां कहां किया जाता है? कपड़ों को ब्लीच किया जाता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो लकड़ी से पेपर बनता है वो बड़ा रफ टाइप का ब्राउन कलर का होता है, तो उसको सफेद करने के लिए पेपर इंडस्ट्रीज में एक्सेट्रा ऐसी जगह पर ये यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रोमीन का Br2O, BrO2 एंड BrO3 आर लीस्ट स्टेबल। भाई ये तो हम लोग वैसे ही पढ़ चुके सर, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, पर फिर भी पढ़ लो। ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत ये है कि दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुरंत अपना ऑक्सीजन सामने वाले को डोनेट करके खुद रिड्यूस हो जाएंगे, अपने आप को रिड्यूस कर लेंगे, लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देंगे। वहीं अगर अपन बात करें आयोडीन की, तो प्यारे बच्चों एक तो आपको मैंने I2O4 पढ़ाया था, एक मैंने I2O5 पढ़ाया था। आर मोस्ट स्टेबल, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, दीज आर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स। whereas I2O5 is a very good
इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक बात मैं आपको बता दूं, I2O7 ऑल्सो एग्जिस्ट। मैंने वहां पर टेबल में नहीं बनाया था, लेकिन यहां पर बनाना चाहिए कि आयोडीन I2O7 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ऑफ आयोडीन। आयोडीन के बड़े साइज होने की वजह से ये एग्जिस्ट करता है। मैं एक बात और बता दूं, 6th पॉइंट, जैसे यहां देखो, यहां पर क्लोरीन पर +1 है, यहां पर +4, यहां पर +6, यहां पर +7। तो हमेशा ध्यान रखना है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स increases with increase in oxidation state of हेलोजन। ठीक है, हेलोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को जितना स्टेबल करोगे, हेलोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को जितना बढ़ाओगे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी 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 बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको और इस हेलोजन फैमिली के याद रखने हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब फटाफट से मेटल्स के साथ रिएक्शन डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को खत्म करने की ओर बढ़ते हैं। प्लीज प्यारे बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 ठुचुक। चलो मेरा प्यारा बच्चों, दूसरे रिएक्शन भी समझ ली। लगता है हमें शायद तीसरे रिएक्शन की तरफ लेके जाएंगे। मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो काफी जरूरी होने वाली है। इसका नाम है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या बताऊं इसके बारे में, तुम लोग जानते हो हेलोजेंस कितने डेंजरस होते हैं, भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो सीधी सी बात ध्यान रखो कि कोई भी हेलोजन हो, इट रिएक्ट्स डायरेक्टली विथ मेटल्स, सीधे मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग हैलाइड्स। जो भी मेटल के साथ जुड़ेगा उसका कोरस्पॉन्डिंग हैलाइड बनाएगा। जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ेगा तो सोडियम क्लोराइड, है ना। कुछ कुछ लोग इसको मेटल हैलाइड से भी डिनोट करते हैं, कुछ कुछ बुक्स में आपको ये मेटल हैलाइड्स के नाम से भी मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या चीज समझ में आ गई? ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, जब आप ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटती है, मेटेलिक नेचर बढ़ जाता है इस वजह से। और हम लोग सब जानते हैं कि एक मेटल दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट तो कर ही नहीं सकता। इवन दो यहां पर आयोडीन भी एक नॉन मेटल होता है, लेकिन आयोडीन के अंदर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी घट जाना, ये तीनों फैक्टर उसकी रिएक्टिविटी को घटा देते हैं। तो मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस, हेंस रिएक्टिविटी विथ मेटल्स डिक्रीजेस। मतलब जो फ्लोरीन रिएक्टिविटी करेगा, क्लोरीन थोड़ी उससे कम करेगा, ब्रोमीन थोड़ी उससे कम करेगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा प्यारा छोटा सा गुलगुला आयोडीन सबसे कम रिएक्टिविटी करेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, देख लीजिए ध्यान से इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात मुझे बताइए, हम लोग सब जानते हैं दैट मेटल्स, क्या जानते हैं? दैट मेटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। भाई तुम्हारे जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं,
तभी मेटल, मेटल क्या, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। वेयर एज योर हेलोजन्स आर भिखमंगे मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते, तो वेयर एज हेलोजन्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वंस, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। देयरफॉर mx यानी आपका मेटल हैलाइड, mx क्या है आपका, मेटल हैलाइड्स आर मोस्टली आयोनिक। देखो मैंने क्या लिखा, मोस्टली, मैंने सब नहीं लिखा, ऑल आर आयोनिक नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, मोस्टली यानी अधिकतर आयोनिक नेचर के होते हैं। होते सभी हैं पर किसी का कम किसी का ज्यादा होता है, जिसमें नो डाउट मेटल विथ फ्लोरीन सबसे ज्यादा आयोनिक होगा, मोस्ट आयोनिक। रीजन, रीजन क्या दोगे, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद यमसीएल, यमबीआर, यमआई, डाउन द ग्रुप आयोनिक नेचर कम होता जाता है। यहां से यहां जाने पर क्या होता जाता है, दो चीजें होती जाती है। पहली क्या होती जाती है, इन मेटल हैलाइड्स का आयोनिक नेचर डिक्रीज होता जाता है, और जब आयोनिक नेचर डिक्रीज होगा तो कौन सा नेचर बढ़ेगा, कोवेलेंट नेचर बढ़ता जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। अरे मेरा प्यार छोटे छोटे गुलगुलो उबलते हुए आलू बुलबुलो, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसके अंदर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा प्यारा देशवासियों, मैं आज आपसे दरख्वास्त करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, करें इसको रब। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो मैंने बातचीत करी या ये जो मैंने आपको फैक्टर बताए, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल पे ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि ग्रुप 1 मेटल यानी कि आपके एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 1 यानी लिथियम को छोड़ दो क्योंकि वो तो कोवेलेंट में आ जाता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम। और ग्रुप 2 की बात कर लो तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। अगर हम इनकी बात कर लें, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, रुबिडियम, रुबिडियम नहीं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बेरियम, रेडियम, इनकी अगर हम लोग बात करें तो प्यारे बच्चों इनके पास में एक ही वैलेंसी होती है, ग्रुप 1 के पास +1, ग्रुप 2 के पास +2, तो ये उनके हैलाइड्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, आप क्लास 12th में आ गए हो, आप सबको पता है कि हमारे पास में जो मेटल्स होते हैं वो सिर्फ एस ब्लॉक के अंदर सीमित ना होते हुए वो डी ब्लॉक के अंदर भी होते हैं। इस चैप्टर के बाद आप वही पढ़ने वाले हैं। और पी ब्लॉक के अंदर भी जो नीचे नीचे के मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक में हर ग्रुप के जो लोअर मोस्ट मेटल्स होते हैं वो सब मेटेलिक नेचर के होते हैं। जैसे ग्रुप 13 में बोरॉन के बाद से एल्यूमिनियम को मेटेलिक कंसिडर किया जाता है, तो बोरॉन का एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सब मेटल है। तो ये जो मेटल्स होते हैं इनके पास कभी कभी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, होती है कि नहीं होती है। तो इन केस ऑफ मेटल्स with multiple oxidation state, they may form more than one type of oxide halide। भाई सीधे सा गणित है, अगर किसी के पास में अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की ताकत हो, अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की ताकत हो, तो नो डाउट वो अलग अलग टाइप के हैलाइड्स बनाएगा। चलिए एक एग्जांपल उठा लेते हैं। आपको Sn, देन Pb, देन Sb एंड देन U, या के पास में कुछ मेटल है तो आपको यहां पर मिलेगा Sn Cl4, Pb Cl4, Sb Cl5, UF6, फिर यहां पर SnCl6, NCl6 के बाद Pb Cl6, Sb Cl6 एंड UF
ये 4 और ये 6, ठीक है। नाउ गाइस आपके पास में ये कुछ मेटल के हेलाइड्स हैं। यहां पर आप जानते हैं कि सब Sn यानी कि टिन पर +4, लेड यानी Pb पर यहां पर +4, यहां पर +6, देन यहां पर एंटीमनी पर +6 +5, यूरेनियम पर +4 +6। नाउ गाइज यहां पर आपके पास में कुछ मेटल मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो गाइज आप लोगों ने क्लास 11th में एक फजान्स रूल पढ़ा होगा, एक फजान्स रूल पढ़ा होगा जो कहलाता है एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस। ध्यान से इस रूल को सुनना, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस द कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेस। इस रूल को याद रख लो, अगर नहीं याद है तो इसको अपनी कॉपी में, बुक में, कहीं पर भी स्टार बनाकर टेप लो, छाप लो, रोड कर दो इसको। क्या बोला मैंने कि जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है कोवेलेंट नेचर बढ़ता जाता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये कंपैरेटिवली आयोनिक रहेंगे, यानी ये लेस कोवेलेंट रहेंगे, लेकिन ये लोग मोर कोवेलेंट हो जाएंगे। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कोवेलेंट, अगर आपका ऑप्शन आता है दैट SnCl2 और SnCl6 में से ज्यादा कोवेलेंट कौन है, तो आप बोलेंगे SnCl6 बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आया? क्या छोटे मगज में आया क्या? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यहां पर हमारी रिएक्शन विद मेटल्स खत्म होती है। एंड गाइस एज पर एनसीईआरटी 1 2 3 4 5 6 लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो है रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हेलोजन। वाह 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 वाह, क्या बात है। हेलोजन की हेलोजन के साथ रिएक्शन छोटे बोले तो बिड़ू तू क्या कर रेला है, अंडरवर्ल्ड के लोगों को अंडरवर्ल्ड के लोगों से भिड़ा लेला है। ठीक है, तो भिड़ा लेते हैं यार बिड़ू लोग। तो क्या करने का है, चौथी प्रॉपर्टी क्या पढ़नी है, रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हेलोजन। तो प्यारे बच्चों ये एक अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। हम लोग इस चैप्टर में ग्रुप 17 में एक सेपरेट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक सेपरेट चीज देखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन अभी बस एक हल्का सा इसका जिसको होना चाहिए ट्रेलर ले लो। एक ट्रेलर है इस चीज का, रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हेलोजन। तो हमेशा ध्यान रखना, हेलोजन रिएक्ट्स विथ द लीस्ट रिएक्टिव, या ऐसा बोलना चाहिए रिएक्ट्स विद द लेसर रिएक्टिव, ब्रैकेट में आप लोग ध्यान रखेंगे विथ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हो किसकी, तो फ्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ होनी चाहिए, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ। अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन कर रहे हो तो क्लोरीन की रिएक्शन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ होनी चाहिए, है ना। तो हेलोजन रिएक्ट्स विद लेसर रिएक्टिव या लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन टू फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, इस टाइप के कंपाउंड्स को बोला जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। आई रिपीट वंस अगेन, क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। अब एक बात समझो, जैसे मैंने आपको बोला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो आप बोलोगे सर पहले आए फ्लोरीन और क्लोरीन रिएक्ट कर लिए। मैंने क्या बोला, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन तीनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, फिर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, और ब्रोमीन अल्टीमेटली आयोडीन के साथ। तो यहां पर आप देखो फ्लोरीन और आयोडीन रिएक्ट कर चुके हैं, इसलिए यहां पर मैंने आयोडीन और फ्लोरीन लिखा, यहां पर आयोडीन और ब्रोमीन लिखा, यहां पर मैंने आयोडीन और फ्लोरीन नहीं लिखा। तो वो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा कि ये कैसे रिएक्टिविटी होती है। अभी सिर्फ एक ट्रेलर बता रहा हूं आपको मैं कि किस प्रकार की रिएक्शन हो सकती है। उसके बाद इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश एंड XX7 डैश। यहां पर हेलोजन के ऊपर +1 चार्ज, यहां पर हेलोजन के ऊपर +3 +5
एंड +7 चार्ज। अब बच्चों इस बात से ये बात क्लियर होती है कि इन सभी केसेस में जो X है इट इज कंपैरेटिवली लार्जर एटम, ये लार्जर हेलोजन एटम होगा, और जो X डैश होगा वो क्या होगा, वो स्मॉलर एटम होगा। और प्यारे बच्चों स्मॉलर एटम मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर वो क्या होगा, एंड इट इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड लार्जर एटम एंड इट इज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बात समझ में आ गई? तो गाइस इस टाइप के आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मिलेंगे जिनके बारे में पूरा एक डिटेल टॉपिक है, हम पूरी 1-1.5 घंटे की क्लास लगाकर उसको पढ़ने वाले हैं, तो वो बहुत डिटेल में आएगा। तो गाइस यहां पर आपकी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है। अब अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोरीन के बारे में बात करना, क्लोरीन के बाद शायद HCl पढ़ना होता है उसकी बात करेंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बात करेंगे, और चैप्टर फिनिश। मतलब अगले 2 या 3 दिनों में आपका ये वाला टॉपिक ग्रुप 17 में मेरी तरफ से फिनिश कर दूंगा। फिर ग्रुप 18 जो कि वो भी चुटकियों में खत्म हो जाएगा 4 लेक्चर में, 3 से 4 लेक्चर में, बस वो खत्म, ग्रुप 18 खत्म, पी ब्लॉक आपका पूरा खत्म। मैं मेरी तरफ से फ्री, आपको जब मन करे आप पढ़ सकते हो। अभी हम लोग रोज लाइव आकर पढ़ रहे हैं, तो आप वहां पर NCERT मेरे साथ में सॉल्व कर सकते हो। तो इतना देख लो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों, टाटा।